हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। किसान विद्रोह। कहते हैं किसी भी देश के लिए किसान कितना महत्वपूर्ण होते हैं, ये आप लोगों के सिवा कोई बेहतर नहीं जानता होगा, क्योंकि किसान अन्नदाता होते हैं। किसानों ने जब फसल करना बंद कर दिया, नील की खेती करना शुरू कर दिया, तो भारत में जो है भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। किसान सदैव ही पूरे नागरिकों का जो है पालन पोषण करते हैं। जब किसान ही आंदोलन करने लग जाएं, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और शायद उनके भलाई के लिए कुछ भी कदम नहीं उठाई जा रही है या उनका शोषण हो रहा है। तो यही पॉइंट हमें दर्शाता है किसान विद्रोह। आखिर किसानों ने क्यों विद्रोह किया, क्या कारण था? किसान तो बहुत शांत किस्म के व्यक्ति होते हैं, वो तो अपने कार्य में ही सदैव लगन में लगे रहते हैं, उनका कार्य ही उनका पूजा होता है। फिर भी उन्होंने जो है आंदोलनों में भाग क्यों लिया? पिछले पाठ में आपने विविध भूव्यवस्थाओं उनके भारतीय किसानों पर प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में पढ़ा भी होगा। अगर नहीं देखा है पिछला वीडियो 6 चैप्टर का, तो देखिए, उसमें सारे बातों का डिस्कस जो है किया गया है। अस्थायी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट थे और जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। क्योंकि देखिए, ज़मीन जो होती है किसानों की होती है, न कि जमींदारों की होती है। अब बात यहीं से जो है उनका विद्रोह का कारण बना। परंतु यदि वे समय पर लगान अदा करने में सफल रहे तो उनकी ज़मीनों को बेचा जा सकता था। देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जमींदारों को भूमि के स्वामी बना तो दिया गया, लेकिन अगर समय रहते वो लगान अगर सरकार को नहीं देते हैं तो उनकी ज़मीनों की भी नीलामी कर दिया जाता था। अब बात आ गई नीलामी की। तो नीलामी में देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या आती है। अगर वो लगान नहीं देते, क्या जमींदार उस समय खेती में काम करते थे, खेतों में काम करते थे जो वो समय पे रहते अपना उपज उपजा लेते? संभव ही नहीं था। तो ये सारी दबाव किस पे पड़ा? किसानों पे। अब देखिए, किसान जो है खेत के मालिक भी नहीं है, ठीक है, और उनको उपज के लिए जो है साहूकारों ने ज़मीन दिया हुआ है और उनको समय पे लगान अदा करना पड़ता था। अब देखिए कितने कष्ट में किसान हो सकते हैं इस समय में। इसलिए जमींदारों और भूस्वामियों के किसानों से छीनने के लिए जो है मजबूर भी किया गया। यानी जमींदार और भूस्वामियों को किसानों से जो है धन छीनने के लिए मजबूर भी किया, और चाहे उनकी सारी फसल नष्ट क्यों नहीं हो गई हो। यानी फसल नष्ट हो जाने के उपरांत भी किसानों के साथ शोषण की जा रही थी। यह किसान प्राय ऋणदाताओं से ऋण लेते थे। आपको पता है उस समय ऋण लेने की प्रावधान हर एक क्षेत्र में था और वो ऋण लेते थे, जिन्हें महाजन भी कहा जाता था। वो दलित किसान उससे लिए गए ऋण को कभी भी लौटा नहीं पाते थे। अब देखिए कैसी विडंबना थी कि जो ऋण लेते थे उनको आपस ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो ऋण जहाँ 10 की ऋण होती थी वहाँ 1000 की ऋण में कन्वर्ट हो जाती थी। तो कहाँ से पूरा होगा? किसान अनपढ़ होते थे, उनको समझ बूझ नहीं होती थी, इसलिए जो होते थे ऋणदाता बढ़ा चढ़ा के उनसे जो है ऋण वसूला करते थे, जिनके कारण वो कभी भी ऋण जो है लौटा नहीं पाते थे। इसी कारण उन्हें घोर दरिद्रता जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहते हैं किसी साल अच्छी उपज भी होती थी तो सारे के सारे उपज जो होते थे उन्हीं कर्जों को चुकाने में लग जाते थे, और फिर भी जो कर्ज होती थी वो नहीं लौटा पाते थे, और जिनके कारण उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। अगर माता पिता के द्वारा लिया गया ऋण बच्चे नहीं चुका पाते थे तो उनको बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था उन्हीं खेतों में, और कहते हैं उनके साथ बहुत दुराचार किया जाता था। तो समझ सकते हो ऐसी कंडीशन में किसान कैसे शांत बैठ सकते हैं। कहते हैं उनके बच्चों के लिए भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती थी। अंततः निम्न एवं शोषित वर्ग के लोग अपने शोषकों पर प्राय आक्रमण करते रहते थे। यानी जो उनको शोषण करते थे, कभी उनके महलों पर अटैक करते थे, कभी उनके ऑफिसों पे करते थे, कभी पुलिस स्टेशन पे करते थे। आखिर क्या करें? कहते थे कहीं से कहीं तो न्याय तो मिले,
लेकिन वो न्याय उनको कभी भी नहीं प्राप्त होती थी। जमींदारों द्वारा लगान का भुगतान, यानी जमींदारों द्वारा लगान का भुगतान न करने के तरपत्य यह भी था कि अंग्रेज द्वारा उनकी ज़मीन को छीन भी लिया जाएगा। तब पश्चात ज़मीन की ऊंची कीमत अदा करने वाले बोलीदाता को जनाबी में बेच दिया जाता था, जो कि प्राय शहरी क्षेत्रों के निवासी होते थे और शहरों से आने वाले नए जमींदारों की ज़मीन में बहुत कम अथवा बिल्कुल ही रुचि नहीं होती थी और वो ज़मीन को उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए बीजों या खादों में धन का निवेश नहीं करते थे, परंतु उनकी रुचि अधिक से अधिक लगान वसूल और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे। देखिए, उनको बीज देने में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, उनको खेतों में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन उनको इंटरेस्ट सिर्फ थी तो उनको लगान में थी कि किसानों का चाहे अच्छा से फसल हो चाहे न हो, वो लगान वसूलने के फेवर में थी। यह किसानों के लिए विनाशकारी प्रमाणित हुआ, जिससे बहुत से पिछड़े और निष्क्रिय हो गए। कहते इस अवस्था में किसानों की हालत कैसी रहेगी आप स्वयं ही सोच सकते हो कि वहाँ पर उपज भी नहीं हो रही है और उनको जबरन जो है लगान भी वसूला जा रहा है। इस स्थिति से बाहर आने के लिए किसानों ने अब नील, गन्ना, पटसन, जूट, कपास और अफीम और इसी प्रकार के व्यापारिक फसलों की उपज शुरू कर दी, क्योंकि देखिए उनके खाने वाले चीज़ों से उनकी अच्छी आमदनी तो मिलते नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन फसलों का उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया जिससे व्यापार दूसरे देशों में किया जा सके। जैसे नील की खेती थी, गन्ना था, पटसन था, कपास था, अफीम थी और इनसे उनको अच्छी रकम मिलती थी। यहीं से खेती कृषि का वर्गीकरण आरंभ हुआ। यहाँ से ही जो है कृषि का जो है कहते हैं वर्गीकरण किया कर दिया गया, यानी उपज के लिए जो बेचने के लिए उसके अंतर्गत कर दिया गया। फसल की अवधि के दौरान किसान अब अपनी फसल उत्पाद को बेचने के लिए थोक व्यापारियों, सौदागरों और दलालों पर निर्भर हो गए, क्योंकि दलाल, व्यापारी, थोक विक्रेता ही उनके जो है चीज़ों को खरीद सकते थे। जैसे हुए व्यापारी फसल की और मुड़े, खदानों का उत्पादन कम हो गया। तो जर्नल सी बात है, व्यापारिक फसल करेंगे तो खाने वाले वस्तु कहाँ से उपज होगी, और खाने वाला वस्तु उपज नहीं हो गया तो जर्नल सी बात है खदान कमी से अकाल पड़ गया, क्योंकि उनका जो था कहते हैं उनका जो क्षेत्र बदल गया। वो जो थे व्यापारिक फसल करने लग गए, खाद्यान्न फसलों को उन्होंने त्याग दिया। जब खाद्यान्न फसल नहीं होगी तो कहाँ से लोगों का पेट भरेगा, और जर्नल सी बात है अकाल तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अंत इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भूखे किसानों ने विद्रोह कर दिया, और अंग्रेजी नीतियों के परिणाम स्वरूप हुए किसान विद्रोह के संबंध में यहाँ पर कुछ विद्रोह जो हमारे समक्ष होगा उसको हम विस्तार पूर्वक यहाँ जानेंगे। सबसे प्रथम तो हमारा है फकीर और सन्यासी विद्रोह। कहते हैं फकीर और सन्यासी विद्रोह क्यों हुए। 1770 से लेकर 1820 के दशक में, यानी 1757 के पश्चात बंगाल पर अंग्रेजों के नियंत्रण की स्थापना के उपरांत भू लगान की वसूली और किसानों पर शोषण बढ़ोतरी होती ही गई। और 1770 के बंगाल में पड़े अकाल ने उन किसानों को जिनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया था, अपस्त जमींदार सेनों के निकले गए सैनिकों और गरीबों को मिलकर विद्रोह करने के लिए मांग दिखा, और सन्यासी और फकीरों भी उनके साथ जुड़ गए, और इसलिए इसे फकीर और सन्यासी विद्रोह भी कहा जाता है। कहते हैं जब 1770 में अकाल पड़ी तो जर्नल सी बात अपने पेट की आग बुझाने के लिए किसान को भी आंदोलनों का सहारा लेना पड़ा, और इसमें फकीर और सन्यासी भी जुड़ गए। फकीर बंगाल में घुमंतरू और धार्मिक मुसलमान भिक्षुक के समूह हुआ करते थे, और दो प्रसिद्ध हिंदू नेता जिन्हें इसका समर्थन किया हुए थे भवानी पाठक और एक महिला देवी चौधरानी। कहते भवानी पाठक और महिला देवी चौधरानी ने बहुत महत्वपूर्ण जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और उन्होंने अंग्रेजों के कारखानों पर धावा बोल दिया और उनका सामान, नकदी, शस्त्र और बारूद छीन लिए। मजरूर शाह इसके प्रमुख नेता में से एक थे। अंततः 19वीं सदी के आरंभ में इन विद्रोह का नियंत्रण किया जा सकता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह थी, फकीर और सन्यासियों का विद्रोह। सन्यासी विद्रोहों की घटना बंगाल में 1770 से 1820 के बीच के वर्षों में हुई, और कहते 1770 के भीषण अकाल के बाद बंगाल में सन्यासियों के विद्रोह उभरे, जिनके अत्यंत अव्यवस्था और गरीबी फैल गई। कहते हैं इस आंदोलन के कारण 1770 के दौरान भीषण अकाल पड़ी,
कहते हैं गरीबी फैल गई, यथावत विद्रोह का तत्कालीन कारण भी था। और हिंदू और मुसलमानों दोनों में से तीर्थ स्थलों के जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेज सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंध भी थे। तो कहते हैं सन्यासी और फकीरों का आंदोलन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है आंदोलनों के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष नील विद्रोह। देखिए नील विद्रोह जो था 1859 से लेकर 1862 के बीच के अंतर्गत था। अंग्रेजों ने उनके ऐसे उपायों को अपनाया जिनसे उनके लाभों की वृद्धि हो सकती थी। यानी अंग्रेज उस समय अपने लाभ के लिए लाभांतरित होना चाहते थे। उन्होंने लोगों के जीवन यापन के बुनियादी साधनों से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने जीवन यापन के बुनियादी चीज़ों पर हस्तक्षेप करने लगे अंग्रेज। उन्होंने न केवल नई फसलों की शुरुआत की बल्कि खेतीबाड़ी की नई तकनीक भी शुरू कर दी। किसानों और जमींदारों द्वारा भारी कर अदा किए जाने और वाणिज्यिक फसलों के उगाने की गहरा दबाव डालना शुरू कर दिया गया किसानों पे। ऐसे ही एक वाणिज्यिक फसल थी नील की खेती। आपको पता है कि नील की खेती बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेज नील की खेतियों का उपयोग जो होते थे उसमें कलरों का उपयोग अपने वस्त्र उत्पादन में लगाते थे। और आपको पता है उनको किसी भी और देशों से नील प्राप्त नहीं होता था, इसलिए उन्होंने भारत में नील की खेती करने के लिए जो है किसानों को मजबूर कर दिया। और नील की खेती का निर्धारण अंग्रेजों के कपड़ा बाजार के अनुरूप ही किया जाता था। और नील खेती करने का किसानों के मुख्य 3 कारण थे, और इन कारणों के 3 असंतोष था। पहला था नील उगाने के लिए उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता था। दूसरा था नील की खेती लाभप्रद भी नहीं थी, क्योंकि इसकी खाद्यान्न फसलों की अवधि एक ही थी। यानी साल में एक ही फसल जो है नील खेती उगाया जा सकता था। नील खेती के परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरक शक्ति समाप्त होती, क्योंकि जिस खेत पे एक बार नील खेती कर दी जाती थी उसकी उर्वरकता क्षमता खत्म हो जाती थी, इसलिए किसान जो है खाद्यान्न फसल भी नहीं कर सकते थे। तो ये सारे कारण जो थे असंतोष का कारण बना 1857 के जो है नील की खेती। अगर आपको याद होगा तो इसके लिए प्रथम सत्याग्रह भी चलाई थी नील की खेती के अंतर्गत चंपारण में, इंडिगो चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो इंडिगो के अंतर्गत जो है महात्मा गांधी ने पहली सत्याग्रह जो है चंपारण खेरा में किया था, जिसको बापू धाम मोतिहारी के नाम से आज जाना जाता है और बिहार क्षेत्र में प्रेजेंट है। तो इसको आप जो है पहली सत्याग्रह कह सकती हो, जो नील की खेती के अंतर्गत चलाई गई थी। अब देखिए यहाँ पर एक मैप है जो बंगाल में नील विद्रोह के क्षेत्र में 1859 से लेकर जो है 62 तक चलाई गई थी। और आप देख सकते हो कि मलादा, राजशाही, फेहना, ढाका, नदीला बहुत से क्षेत्र थे जहाँ पर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विद्रोह के क्षेत्र के अंतर्गत नील के विद्रोह किए गए थे नील खेती के अंतर्गत, चूँकि बंगाल क्षेत्र में था। और ये बंगाल का ही मानचित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं नील की खेती के उत्पादन के कारण खाद्यान्न फसलों का जो है अभाव हो गया। किसानों को उन व्यापारियों और दलालों के हाथों परेशान होना पड़ा जिन पर उन्हें अपने सामान को बेचने और कभी कभार तो बहुत सस्ते दामों पर बेचने के लिए निर्भर होना पड़ता था। उन्होंने जमींदारों को अपना वर्चस्व बनाए रखने और उनके द्वारा शासित क्षेत्रों में उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए समर्थन भी दिया। किसानों ने बंगाल में नील की खेती न किए जाने के लिए एक अभियान चलाया और हिंदू और मुसलमान जो है किसानों ने मिलकर हड़तालें की और सबने मिलकर मालिकों पर कानूनी केस दर्ज भी करवाया। कहते हैं इसमें प्रेस और मशीनरी ने इसका समर्थन भी किया और नवंबर 1880 में सरकार ने आदेश जारी किया जिसमें अधिसूचित किया गया कि रेताओं को नील की खेती करने के लिए बाध्य करना गैर कानूनी है। और विद्रोह के लिए इसे बड़ी जीत माना जाता है क्योंकि सरकार को भी इसमें झुकना पड़ा। अब यहाँ पर आपके समक्ष जो चित्र प्रस्तुत हुआ है देख सकते हो कि यहाँ महिलाएं जो है नील किस तरह से वो उखाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह नील की खेती उस समय किया जाता था। तो ये आपके लिए दर्शाने के लिए कि नील खेती किस प्रकार की जाती है और इस सालाना फसल होती है। और नील की खेती इतनी उपयोगी भी नहीं थी उस समय, इसलिए जो है उस समय किसानों की दुर्दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है फरियाजी आंदोलन। कहते हैं फरियाजी आंदोलन जो था 1838 से लेके 1848 यह अंग्रेज सरकार के विद्रोह से प्रथम कोई कर नहीं दिए जाने संबंधी अभियान था। यानी सरकार को कर देने से वो बिल्कुल ही इनकार कर दिए, इसलिए इसको फरियाजी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व जो है सराउतुल्लाह खान और दाऊ मियाँ ने किया था और काफ़ी महत्वपूर्ण नेता थे।
उनके स्वयं सेवकों और टुकड़ियों ऑर्डल्स ने नील बंगाल के मालिकों और जमींदारों से बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया। इसने बंगाल के सभी खेतिहारों के जो है भूस्वामियों को अत्याचार और गैर कानूनी वसूलों के विरुद्ध एकजुट कर दिया। उसके पश्चात आया बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो 1830 से लेकर 1860 के दशक में चलाई गई, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन था। और इस आंदोलन के नेता थे रायबरेली और सैयद अहमद बरेलवी, जो कि अरब के अब्दुल फलाह और दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं से बहुत अधिक प्रभावित थे। अमूल्यतः यह आंदोलन धार्मिक प्राकृतिक का ही था और शीघ्र ही कुछ स्थानों पर इसने जो है वर्ग संघर्ष का रूप ले लिया, और विशेष रूप से बंगाल में जहां सांप्रदायिक विभेदन के बावजूद किसान अपने जमींदारों के विरुद्ध एकजुट हुए थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है किसान विद्रोह की सार्थकता। कहते किसान विद्रोह की सार्थकता बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों की आक्रामक आर्थिक नीतियों ने बंगाल की पारंपरिक कृषि प्रणाली को तहस नहस करके रख दिया और किसानों की हालत को दयनीय बना दिया। देश के विभिन्न भागों में होने वाले किसान विद्रोह मुख्यतः इन्हीं नीतियों के निर्देशित थे, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब पेट में भूख लगती है तो आंदोलन भी जरूरी हो जाती है। यद्यपि इन विद्रोह का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी राज्य का उखाड़ फेंकने का नहीं था, फिर भी उन्होंने भारत में एक जागरूकता अवश्य पैदा कर दी। अब उन्होंने और दमन के विरुद्ध संगठित होने और मिलकर इसके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता अनुभव किया। और संक्षेप में कहें तो इस विद्रोह ने अनेकों अन्य प्रतिरोधों के लिए भूमिका तैयार कर दी, जैसे कि पंजाब में सिखों का युद्ध और अंत में 1857 का क्रांति का कारण भी बना। तो कहते हैं ये विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण थी, कहते हैं आने वाला विद्रोह के लिए।